नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को थोड़ी देर में संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर भी बैठकों में लेंगे हिस्सा। इटली, कतर और मालदीव के शीर्ष नेतृत्व से भी होगी मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया एक देश एक पहचान पत्र का प्रस्ताव। दिल्ली में जनगणना भवन के शिलान्यास समारोह में कहा, 2021 में मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर डिजिटल तरीके से होगी जनगणना। पाकिस्तान ने बालाकोट में फिर सक्रिय किए आतंकी अड्डे। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा, 500 से ज्यादा आतंकी सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश में, लेकिन सेना पूरी तरह मुस्तैद। कठुआ में 38 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद। कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। 25 सितंबर को होगी सुनवाई। 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव पर रोक नहीं लगाने की चुनाव आयोग की मांग। और शेयर बाजार में शानदार तेजी जारी। पिछले 2 कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स में करीब 3000 अंक का उछाल। बैंक, ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में बढ़ोतरी के चलते सेंसेक्स ने फिर पार किया 39,000 का आंकड़ा। और बुलेटिन की शुरुआत प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से जुड़ी खबरों के साथ। अमेरिका यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की ओर से आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं और थोड़ी देर में समिट को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर उच्च स्तरीय बैठक में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। आतंकवाद के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के नेताओं से मिलेंगे। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली और कतर के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामीबिया और मालदीव के राष्ट्रपति से भी मुलाकात का कार्यक्रम है और इसके अलावा वो यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भी मिलेंगे। न्यूयॉर्क में 24 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय मुलाकात होगी, जिस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के आखिरी दिन 27 सितंबर की सुबह संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा है कि पाकिस्तान ने बालाकोट में आतंकी कैंपों को फिर से सक्रिय कर दिया है। चेन्नई में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत के एयर स्ट्राइक में बालाकोट को ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन पिछले 8 महीनों में पाकिस्तान इस जगह पर फिर से आतंकी गतिविधियां करने में लगा हुआ है। सेना प्रमुख ने कहा कि सेना ने सीमा पर पूरी तैयारी की है और नियंत्रण रेखा पर और भी सैनिकों को तैनात किया गया है। 26 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान स्थित बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था। इस स्ट्राइक में जैश के ट्रेनिंग कैंप नष्ट कर दिए गए थे। Balakot has been reactivated. It's been reactivated by Pakistan. What else? When it has been done? Very recently. Sir, So obviously that shows that Balakot was affected. It had been damaged and destroyed, and that is why people had got away from there. It has now been reactivated, which just goes to highlight that yes, some action had been taken by the Indian Air Force at Balakot, and now they've got the people back there. और वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। कठुआ में सर्च ऑपरेशन के दौरान 38 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ है।
एक अधिकारी ने बताया कि बिल्लावार तहसील के मल्हार बेल्ट में तलाशी अभियान के दौरान ये बरामदगी हुई। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ की जा रही है। जम्मू पुलिस ने किश्तवाड़ में पिछले 1 साल से हुई 4 आतंकी घटनाओं को सुलझा लिया है और पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जम्मू क्षेत्र के आईजीपी मुकेश सिंह ने इस बात की जानकारी दी। आईजीपी के मुताबिक इन आरोपियों को बीजेपी नेता चंद्रकांत शर्मा और उनके पीएसओ की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में से एक का नाम निसार अहमद शेख है, जो बीजेपी नेता अनिल परिहार की हत्या की साजिश का हिस्सा था और हत्या के वक्त घटनास्थल पर मौजूद था। हमने निसार अहमद शेख, निशाद और आज़ाद हुसैन तीनों को गिरफ्तार किया है। इनकी डिस्क्लोजर पे इनके हाइड आउट्स पे रेड डाली गई है। उसमें कई चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसमें पाउच है, मैगजीन्स हैं, एमुनिशन है, कुछ पिस्टल्स हैं, राइफल हैं। ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं और इस प्रक्रिया के दौरान हमने बाकी कई लोगों से भी पूछताछ की है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट इन केसेस में आती जाएगी उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। उत्तरी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कहा, आज श्रीनगर में राजभवन में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने राज्यपाल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमाई और भीतरी इलाकों में सेना की ओर से चलाए जा रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों के बारे में जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आतंकवाद विरोधी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए लोगों, पुलिस, सेना के सहयोग और तालमेल को जारी रखने पर जोर दिया। देश की 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना होने जा रही है और इस बार जनगणना के काम को अंजाम देने के लिए पेन पेपर के साथ साथ मोबाइल ऐप का इस्तेमाल होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन के शिलान्यास समारोह में ये बात कही। दिल्ली में 44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस 7 मंजिला हरित भवन का निर्माण कार्य 2021 में पूरा हो जाएगा। 2021 की जनगणना के साथ साथ देश में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर यानी एनपीआर भी तैयार किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली में जनगणना भवन के शिलान्यास के मौके पर ये जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि जनगणना के काम में पहली बार मोबाइल ऐप का इस्तेमाल होगा, जिसके जरिए 16 भाषाओं में जानकारी जुटाई जा सकेगी और सत्यापन भी होगा। जनगणना के सभी डेटा को, कागजी डेटा जरूरी है वो रहेगा, मगर इसका डिजिटल डेटा उपलब्ध होने से अनेक प्रकार के एनालिसिस के लिए, अनेक प्रकार के विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर की मदद से इसका उपयोग कर सकते हैं और जब विश्लेषण कर सकते हैं तो ही इसका बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल उपयोग भी कर सकते हैं। इस मौके पर गृह मंत्री ने लोगों को जनगणना के महत्व, उसकी भूमिका और विभिन्न आयामों के प्रति जागरूक बनाने पर जोर दिया। साथ ही देश के सभी नागरिकों के लिए पासपोर्ट, आधार, मतदाता पहचान पत्र समेत सभी पहचान पत्रों को मिलाकर एक बहुउद्देशीय आईडी कार्ड का प्रस्ताव भी रखा गया। उन्होंने ये भी कहा कि 2021 की जनगणना देश के लोकतंत्र को समुचित आधार देने का काम करेगी। ये जनगणना जो होने जा रही है वो मानव संसाधन, जन अध्ययन, संस्कृति और आर्थिक ढांचे और विकास के ढांचे की दिशा तय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि बड़े वैज्ञानिक तरीके से हम इसको आगे ले जा सकते हैं। यही जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र तय होंगे, यही जनगणना के आधार पर गांवों के वार्ड तय होंगे, यही जनगणना के आधार पर विधानसभाएं, लोकसभाएं और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड तय होंगे और एक समुचित जनप्रतिनिधित्व देश के लोकतंत्र को देने का आधार ये जनगणना बनने वाली है। और गृह मंत्री ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को गंभीरता और बारीकी से जन भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए जनगणना के काम को करने की सलाह दी। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए
केंद्र की तरफ से चलाई गई विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और त्रिपुरा में आज एक एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया गया। जिन विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले गए उनमें उत्तर प्रदेश की हमीरपुर, छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा, केरल की पाला और त्रिपुरा की बधारघाट विधानसभा सीट शामिल है। सभी सीटों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। हमीरपुर, पाला और बधारघाट सीट पर शाम 6 बजे तक मतदान चला, जबकि दंतेवाड़ा सीट पर दोपहर 3 बजे तक वोट डाले गए। दंतेवाड़ा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। नक्सल प्रभावित सीट होने के चलते दंतेवाड़ा में उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए 18,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। दंतेवाड़ा सीट पर 53% मतदान दर्ज किया गया है। चारों सीटों पर मतगणना 27 सितंबर को होगी। राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी हिंदी पखवाड़े के तहत आज हिंदी काव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सचिवालय के राजभाषा प्रभाग की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में कर्मचारियों और अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी मौलिक कविताएं सुनाई। इस दौरान हिंदी के महत्व को भी रेखांकित किया गया। साथ ही कई रसों से भरी कविताओं के माध्यम से लोगों का मनोरंजन भी हुआ। प्रतियोगिता का नतीजा भी घोषित कर दिया गया है। किसी हसीन के चेहरे पर जैसे कोई प्यार बिंदी, मेरी मैडम के चेहरे पर और उनके चेहरे पर और इनके चेहरे पर जैसे हो प्यार बिंदी, बिल्कुल ऐसा ही है देश मेरा और उस पर ये श्रृंगार हिंदी। आना जाना हुआ समय पर दुरुस्त हुए सब सरकारी, ये प्राइवेट लोगों की राय है। आना जाना हुआ समय पर दुरुस्त हुए सब सरकारी, बहुत किया आराम इन्होंने अब आई है काम की बारी, बहुत किया आराम इन्होंने अब आई काम की बारी। अनुवांशिक बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीद नाम से एक पहल की शुरुआत की है। उम्मीद योजना के तहत नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा ताकि अनुवांशिक बीमारियों की रोकथाम की जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसके लिए आज 5 निदान केंद्रों का उद्घाटन किया। दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और आरआर हॉस्पिटल के अलावा एम्स जोधपुर, निजाम इंस्टीट्यूट हैदराबाद और एनआरएस अस्पताल कोलकाता में ये निदान केंद्र खोले गए हैं। भारत में एक साल में करीब 5 लाख बच्चे अनुवांशिक बीमारियों के शिकार होते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने इस दिशा में शुरुआत कर दी है और जल्द ही देश भर में ऐसे केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के बेहतर इलाज के लिए कई कदम उठा रही है। हमने अभी भले ही ये 5 स्थानों पर निदान केंद्र प्रारंभ करने की बात की है। कई स्थानों पर ट्रेनिंग सेंटर जिसमें कि डॉक्टर्स और दूसरी जो रिलेटेड मैन पावर है, फिर इसके अंदर जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, काउंसलिंग वगैरह पेरेंट्स की है, इतने सारे जितने पहलू हैं वो शुरू होंगे। एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने को लेकर दिल्ली में आज राष्ट्रीय सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लागत, पूंजी और बिजली की खपत को कम करने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की जीडीपी में करीब 30% का योगदान एमएसएमई का है और इसे बढ़ाकर 50% तक किया जाएगा और इस क्षेत्र में भविष्य में 5 करोड़ नई नौकरियों का सृजन किया जाएगा। हमारे देश में टोटल ग्रोथ में करीब 29-30% एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन है और अब हमने ये तय किया है कि हम 50% ग्रोथ पर ले जाएंगे। और दूसरा टारगेट ये कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो अभी 49-50% एक्सपोर्ट है, इसको भी हम 10% और बढ़ाना चाहते हैं। और तीसरी बात जो है एमएसएमई की है कि अभी तक 11 करोड़ जॉब क्रिएट किए गए हैं। इस 5 साल में 5 करोड़ जॉब्स हम ऐड करना चाहते हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत आने वाले सालों में स्टील का निर्यातक बना रहेगा। घरेलू स्टील उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली में आयोजित एक दिन के चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही।
इस्पात मंत्री ने कहा कि सरकार स्टील उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। आइए चलते हैं। सरकार की ओर से इस्पात उद्योग के लिए आयोजित पहले चिंतन शिविर को केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय इस्पात उद्योग को ज्यादा कुशल, निवेशक अनुकूल और विश्व स्तरीय बनाने के लिए विभिन्न मोर्चों पर काम कर रही है। कुछ चैलेंजेस तो ग्लोबल सिनेरियो के कारण सामने है, लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं भारत की स्टील उद्योग विशेष करके अभी की सरकार की ओर से जो 2-3 कदम कॉर्पोरेट टैक्स संबंधित लिया गया, इंक्यूबेशन सेंटर को CSR के साथ जोड़ने के लिए जो लिया गया और नया एंटरप्रेन्योर को 15% कॉर्पोरेट टैक्स लगाने के लिए जो निर्णय लिया गया, उसकी सबसे ज्यादा फायदा किसी सेक्टर को होगा तो स्टील सेक्टर को होगा। इस्पात मंत्री ने कहा कि घरेलू स्टील उद्योग को मुक्त व्यापार समझौतों से ज्यादा फायदे के लिए कम लागत में बेहतर स्टील के उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए। विश्व में कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री धीरे धीरे स्टील सेक्टर में ये चाइना से निकल के बाहर आ रही है। इसी कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन के निर्णय के कारण उसकी सबसे ज्यादा स्कोप भारत में है। इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील कंपनियों को काम करने के लिए पूरी आजादी दी जाएगी। 1990 में देश में 2 करोड़ 20 लाख मेट्रिक टन स्टील का उत्पादन होता था, जबकि आज देश में करीब 14 करोड़ मेट्रिक टन स्टील का उत्पादन हो रहा है। 2018 में भारत ने 89 लाख मेट्रिक टन स्टील का आयात किया था, जब इस दौरान 1 करोड़ 6 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा स्टील का निर्यात किया गया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज भारत पर्यटन मार्ट के उद्घाटन के मौके पर ये जानकारी दी। भारत पर्यटन मार्ट का आयोजन पर्यटन मंत्रालय, भारतीय पर्यटन और आतिथ्य संघ ने मिलकर किया है। राजधानी दिल्ली में पर्यटन मार्ट की शुरुआत हो गई है। देश के पर्यटन स्थलों और पर्यटन उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय स्रोत बाजार में उपस्थिति बढ़ाने के मकसद से केंद्र सरकार ने 3 दिवसीय मार्ट का आयोजन किया है। गुरुवार को केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पर्यटन मार्ट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के बाकी हिस्सों के साथ साथ केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी पर्यटन को विशेष बढ़ावा देने में जुटी है। कोई भी पर्यटक शांति चाहता है, देखने के लिए जो जम्मू कश्मीर में है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमारी सबकी जवाबदेही है। स्टेक होल्डर खाली सरकार नहीं है, हम भी और आप भी हैं। तो ये जो कठिनाइयां हैं, ये जो चुनौतियां हैं, इनको पार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन 1 नवंबर के बाद जिस प्रकार से राज्य की पुनर्गठन होगा, पूरी तरह से उसका प्लान सरकार के पास है और आप विश्वास करिए कि ये सीजन बेहतर सीजन होगा। दिल्ली के अशोक होटल में आयोजित पर्यटन मार्ट दुनिया भर के देशों में सालाना आयोजित होने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मार्ट की तर्ज पर लगाया गया है। व्यापार और आतिथ्य सेवा प्रदाताओं के लिए ये एक राष्ट्रीय स्तर पर मंच है, जहां विदेशों से अपने समकक्षों के साथ भारतीय सेवा प्रदाताओं को बातचीत और व्यापार संचालन को और ज्यादा बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। पर्यटन मार्ट में 51 देशों के करीब 240 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। पिछली बार से ज़्यादा नंबर हैं, क्वालिटी ऑफ बायर्स इज़ आल्सो बेटर और इस बार बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज्ड है और बायर सेलर मीट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। बैक टू बैक बायर सेलर मीटिंग्स चल रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे से छोटा टूर ऑपरेटर है, क्योंकि नॉर्मली छोटे ऑपरेटर को या तो लंदन जाना पड़ता था या बर्लिन जाना पड़ता था, पर यहाँ पर छोटे से छोटा ऑपरेटर जो है वो आके अपना 15,000 में एक टेबल स्पेस लेके वर्ल्ड के बिगेस्ट टूर ऑपरेटर के साथ मिल सकता है। पर्यटन मार्ट से खरीदार पक्ष के प्रतिनिधियों को देश में उपलब्ध विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाएं, हवाई अड्डों, पर्यटन स्थलों और उत्पादों को देखने का मौका मिलेगा। 3 दिनों तक चलने वाले मार्ट में 175 स्टॉलों के साथ एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। गुजरात इंडिया टूरिज्म मार्ट 2019 का सहयोगी राज्य है। साथ ही अन्य कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें भाग ले रहे हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी।
पर्यटन मंत्रालय जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल करेगा और भारतीय पर्यटन मार्ट के मौके पर हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह ने बात की पर्यटन मंत्रालय में सचिव योगेंद्र त्रिपाठी से। इंडियन टूरिज्म मार्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं टूरिज्म सेक्रेटरी योगेंद्र त्रिपाठी जी। स्वागत है सर आपका राज्यसभा टीवी में। धन्यवाद सर। पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आईटीएम का ये सेकंड एडिशन है, इस बार क्या खास है और कहाँ कहाँ से लोग आए हैं इस बार? इस बार के आईटीएम की विशेषता ये है कि बायर्स का सिलेक्शन काफ़ी स्क्रूटनी के बाद किया गया है, जिससे कि जो बायर्स यहाँ आए हैं they'll probably be one of the best buyers, one of the major players international tourism promote करने के लिए। जी सर, दूसरा सवाल, क्या पहले भी आईटीएम जैसे आयोजन हुए हैं, इससे कितना फ़ायदा मिलता है इंडस्ट्री को? इस अपॉर्चुनिटी से दोनों तरफ बिजनेस ऑपरेटर्स के बीच में कनेक्ट इस्टेब्लिश होता है, जिससे कि मुझे पूरा विश्वास है कि बिजनेस इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा सर, टूरिज्म से जुड़ा हुआ, देश में जब कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, धारा 370 के बाद माना जाता है कि वहाँ टूरिज्म कुछ कम हुआ है, तो ऐसे में रिवाइव करने के लिए कश्मीर में, लद्दाख में, जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच सकें, ऐसे में मंत्रालय की क्या योजना है? एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वदेश दर्शन प्रोग्राम के अंतर्गत कश्मीर और लद्दाख में 6 प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए भविष्य में और प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए मंत्रालय लेने का प्रयत्न करेगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये थे टूरिज्म सेक्रेटरी योगेंद्र त्रिपाठी जी, जिनका कहना है कि जो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए स्वदेश दर्शन जैसी स्कीम पर काम चल रहा है और जल्द ही वहां पर बड़ी तादाद में टूरिस्ट पहुंचने लगेंगे। कैमरामैन मनोज के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। भारतीय सांकेतिक भाषा में संकेतों की संख्या अगले साल तक 10,000 तक पहुंच जाएगी। ये बातें केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने दूसरे सांकेतिक भाषा प्रतिस्पर्धा 2019 के कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि भारतीय सांकेतिक भाषा शोध और प्रशिक्षण केंद्र 6,000 शब्द संकेतों का शब्दकोश तैयार कर चुका है और 2020 तक इसमें 4,000 नए शब्द संकेत और जोड़ दिए जाएंगे। थावरचंद गहलोत ने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है और सभी दिव्यांगजनों को कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मूक बधिर लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिलने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलने शुरू हो चुके हैं। समारोह में मूक बधिर छात्रों को सांकेतिक भाषा के माध्यम से चुटकुले, कहानी और निबंध पढ़ने के लिए पुरस्कृत किया गया। प्रत्येक श्रेणी में 6 छात्रों को पुरस्कार दिए गए। हमने भी अपने देश में ISL RTC के माध्यम से भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से 6,000 सांकेतिक भाषा के शब्दों की एक डिक्शनरी बनाई है। अभी हम 4,000 शब्दों के साथ शब्दकोश के विस्तार की दिशा में भी इस संस्थान के माध्यम से काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम किया जाना चाहिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2017 बैच के 169 अधिकारियों ने आज राष्ट्रपति से मुलाकात की और इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सर्वोत्तम नतीजे प्रदान करने वाले दृष्टिकोण तलाशने चाहिए। IAS अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें जरूरी रूप से टीम भावना पर जोर देना होगा और सभी को साथ लेकर चलना होगा। साथ ही सभी के योगदान की पहचान भी करनी होगी। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अगर भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश बनाना है तो किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करना है, सामाजिक न्याय प्राप्त करना है और प्रगति में महिलाओं को समान भागीदार बनाना है, तो ऐसे में शासनिक सेवा के अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में अयोग्य करार दिए गए 17 विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। इन विधायकों ने कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में खड़ा होने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में अंतरिम राहत देने से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 25 सितंबर यानी बुधवार को सुनवाई करेगा। वहीं कोर्ट ने मामले में कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर के दफ्तर को नोटिस भी जारी कर दिया है। अयोग्य करार दिए गए विधायकों की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि कर्नाटक विधानसभा के पूर्व स्पीकर KR रमेश कुमार ने आदेश के आने तक इन विधायकों को राज्य की विधानसभा के पूरे कार्यकाल यानी 2023 तक अयोग्य करार दिया है। वहीं चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कर्नाटक की 15 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। साथ ही आयोग ने कोर्ट में यह भी कहा है कि विधायकों को अयोग्य ठहराने का पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का आदेश उन्हें कर्नाटक में उपचुनाव लड़ने के उनके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों के लिए 21 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की ओर से आयोजित शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधा रुख करते हैं। मीट के आयोजन के लिए I thank UN Secretary General for organizing the Global Climate Action Summit. पिछले वर्ष चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिलने के बाद यूएन में मेरा ये पहला संबोधन है और ये भी सुखद संयोग है कि न्यूयॉर्क दौरे में मेरी पहली सभा क्लाइमेट विषय पर हो रही है। एक्सेलेंसीज, क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया भर में अनेक प्रयास हो रहे हैं, लेकिन हमें यह बात स्वीकारनी होगी कि इस गंभीर चुनौती का मुकाबला करने के लिए उतना नहीं किया जा रहा है जितना कि होना बहुत अनिवार्य है। आज जरूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की, जिसमें एजुकेशन, वैल्यूज और लाइफस्टाइल से लेकर डेवलपमेंट फिलोसॉफी भी शामिल हो। आज जरूरत है बिहेवियरल चेंज के लिए एक विश्वव्यापी जन आंदोलन खड़ा करने की। प्रकृति का सम्मान और नेचुरल रिसोर्स का संरक्षण ये हमारी परंपरा और वर्तमान प्रयासों का हिस्सा रहा है। नीड नॉट ग्रीड हैज बीन अवर गाइडिंग प्रिंसिपल, और इसलिए आज भारत इस विषय पर सिर्फ बात करने नहीं बल्कि एक व्यवहारिक सोच और रोड मैप के साथ आया है। वी बिलीव दैट एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज वर्थ मोर देन अ टन ऑफ प्रीचिंग। हम भारत में के फ्यूल मिक्स में हम 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी में अपनी कैपेसिटी को 175 गीगावाट तक ले जा रहे हैं और आगे हम इसे 450 गीगावाट तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने परिवहन क्षेत्र में ई मोबिलिटी को प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम पेट्रोल और डीजल में बायोफ्यूल की मिक्सिंग की बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी कर रहे हैं। हमने 150 मिलियन परिवारों को क्लीन कुकिंग गैस कनेक्शन दिए हैं। हमने वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए मिशन जल जीवन
शुरू किया है और अगले कुछ वर्षों में इस पर लगभग $50 बिलियन का खर्च करने की हमारी योजना है। एक्सेलेंसीज, अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करें तो लगभग 80 देश हमारी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहल के साथ जुड़ चुके हैं। मुझे प्रसन्नता है कि भारत और स्वीडन अन्य पार्टनर्स के साथ मिलकर इंडस्ट्री ट्रांजिशन ट्रैक के लीडरशिप ग्रुप का लॉन्च कर रहे हैं। यह पहल सरकारों और निजी क्षेत्र को साथ लेकर इंडस्ट्रीज के लिए लो कार्बन पाथवेज बनाने में अहम भूमिका अदा करेगी। वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर नेचुरल डिजास्टर्स का सामना कर सके, इसके लिए भारत कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत कर रहा है। मैं सभी मेंबर स्टेट्स को इससे जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस साल भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हमने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए जन आंदोलन का आह्वान किया है। मैं आशा करता हूं कि इससे वैश्विक स्तर पर सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता और बढ़ेगी। एक्सेलेंसी, मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि यूएन की इस इमारत में कल हम भारत द्वारा लगाए गए सोलर पैनल्स का उद्घाटन करेंगे। द टाइम फॉर टॉकिंग इज ओवर। द वर्ल्ड नीड्स टू एक्ट नाउ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Your Excellency. I would now invite to the stage Her प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने पूरे विश्व का आह्वान किया कि जिस स्तर पर क्लाइमेट चेंज से जूझने के लिए, जलवायु परिवर्तन से जूझने के लिए हमें कदम उठाने की ज़रूरत है, उस स्तर पर काम नहीं हो रहा है और ये वक्त सिर्फ बातें करने का नहीं बल्कि एक्शन में आने का है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ और थोड़ी देर में ही देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।